हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होपफुली आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा और शायद आपको अच्छा भी लगा होगा। हम बात कर रहे थे उस वीडियो में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, जो कि था पॉलिटिकल साइंस, और उसके अंदर हम चैप्टर पढ़ रहे थे यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने बेसिकली कुछ छोटी छोटी और बहुत बेसिक सी बातें की। आज हम उसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं, बट छोटा सा एक रिकैप जरूर बनता है हमारा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में लगभग आप देखें तो 250 मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंटल है, और कुछ नॉन गवर्नमेंटल भी हैं जो कि लगभग 6000 से ज़्यादा हैं। इसके अलावा हमने बात की थी ये ऑर्गेनाइजेशन किस बिहाफ पे काम करता है, इनके हेड क्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं। इसमें से मुझे लगता है एक क्वेश्चन ज़रूर से आएगा, तो आप प्लीज़ ये वाला पॉइंट अच्छे से या ये वाला टॉपिक अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गन्स हैं, कुछ पिलर्स हैं। तो ये तो पिलर हो गए जिसके बिहाफ पे काम करते हैं, ये ऑर्गन्स हो गए। ये वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, इसको डिटेल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे, WHO के बारे में पढ़ेंगे, WTO के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे ये जो टॉपिक्स हैं इनको ज़रूर हम आज देखने वाले हैं। ये ऑलरेडी इसके बारे में हम पढ़ लिया था हमने। आ जाइए, आज हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स की। देखो ये तो थ्योरी वाला पार्ट है, मेन ऑब्जेक्टिव तुमने देखा। अब हम पिलर्स भी आई थिंक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। ओके, पिलर्स पे हमने बात कर ली थी। आ जाइए अब यहाँ पर, ये क्या है? दीज आर द बेसिक 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसमें आज हम 6 में से सबसे पहले बात कर रहे हैं जनरल असेंबली के बारे में। जनरल असेंबली क्या होती है? तो जनरल असेंबली एक मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये सारे मेंबर स्टेट होते हैं, जिनके पास में हर एक स्टेट के पास में एक वोट होता है। ठीक है, मेंबर स्टेट हैज 1 वोट। वोट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट सभी मेंबर्स के पास में एक एक वोट होता है। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स जो भी यूनाइटेड नेशन की दूसरी एजेंसीज हैं, जो स्ट्रक्चर हैं, उसको इलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा, जो भी एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, वो सारी चीज़ें यहीं पर हो जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इश्यूज हम फेस कर रहे होते हैं, जो भी मेजर डिसीजन लिए जाएंगे मेंबर नेशंस के लिए, वो सारे भी यहीं पर डिस्कस होंगे। ठीक है, मेरी बात फिर से सुने प्लीज़। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है, इसके अंदर सारे नेशन जो भी पार्ट बन रहे हैं यूएन के, वो पार्टिसिपेट करेंगे। सबके पास में एक वोट होगा। हर एक वोट को वैल्यू हो सकता है ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारे पीछे इसके रीज़न होते हैं, बट वोटिंग राइट सबके पास में होगा। साथ ही साथ इसके अंदर मेजर जो इश्यूज हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसको हम डिस्कस करते हैं। जो भी मेंबर नेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो वर्ल्ड पीस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सिक्योरिटी काउंसिल वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस लेक्चर, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल सबसे ज़्यादा प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर 15 मेंबर्स हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ टोटल 15 मेंबर्स, जो कि क्या है, जिनके पास में 1 वोट वैल्यू होती है। इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जनरल असेंबली से इलेक्ट किए हुए मेंबर हैं। इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ इट। इंडिया को रिप्लेस करने वाले हैं अभी इंडिया इसमें पहले भी सेलेक्ट हुआ था। इंडिया अभी भी हमारे पास में, देखो ये तो परमानेंट है और ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं? परमानेंट मेंबर्स होते हैं बेटा हमेशा 5। ठीक है, जिनके पास में वीटो पावर है। वीटो पावर क्या होती है मैं आपको अभी बताऊंगा। 5 परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के, और 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इनको हर 2 साल के अंदर रिवाइव किया जाता है। ठीक है, इंडिया भी इसका अभी तक पार्ट था, अभी वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट था, 10 मेंबर्स में से एक था, अब वो रिवाइव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आप बता पाओ मुझे कि इंडिया को कौन सी कंट्री रिप्लेस करेगी तो मज़ा ही आ जाएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करना प्लीज़, है ना। अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो ज़रूर से आपको इसके बारे में पता होगा कि इंडिया को कौन रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, ऑल द मेंबर स्टेट्स। और अगर नहीं पता हो ना तो तुम पूछ लिया करो कमेंट बॉक्स में। मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैंने क्या क्वेश्चन किया था, तो तुम मुझे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, तो आई विल टेल यू। जितने भी मेंबर स्टेट हैं वो यहाँ पे जो भी काउंसिल डिसीजन लेगा उसको फॉलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये 5 मेंबर कौन है? देखो रशिया है इसके अंदर, रशिया है, इसके अलावा चाइना है इसके अंदर, इसके अलावा अमेरिका है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन है इसके अंदर, और एक फ्रांस है। ठीक है, अब देखो आगे, ये जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनको प्रिवेंट करने के काम में आता है, फैसिलिटेट करता है ये अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज़ को। ठीक है, जो जो उनको नीड होगी उन सभी को फैसिलिटेट करेगा। साथ ही ये डेवलपमेंट की सिचुएशंस को लेकर आएगा, इम्प्रूव करेगा सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन फॉर द वर्ल्ड के लिए। ठीक,
तो थ्योरी तो इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं, जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर देयर आर 15 जजेस इलेक्टेड फॉर 9 years बाय द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द बोथ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ये वाला पॉइंट भैया बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये इस वाले पॉइंट के अंदर कहा कि 15 जज चाहिए होंगे, 15 जज 9 साल के लिए इलेक्ट होंगे, और कहां कहां होनी चाहिए, मेजॉरिटी पूरी होनी चाहिए जनरल असेंबली के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट। कितने साल के लिए चुना जाता है, कितने जजेस होते हैं, कौन चुनता है, ये सारे 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे एक लाइन से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक परमानेंट और प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन है, किसके लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए, क्योंकि कभी भी ऐसा मुद्दा होगा तो यहीं जाएगा हमेशा, तो परमानेंट भी है और प्राइमरी भी है। जो कोर्ट है ये हमेशा लीगल डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करेगा बिटवीन द नेशंस, और एडवाइजरी भी रख सकता है यूनाइटेड नेशन के लिए। कई बार ऐसा हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन कुछ ऐसा काम कर रहा है, इट शुड नॉट बी, और ऐसा नहीं होना चाहिए उसको, तो इट विल गिव द एडवाइस टू, वो एडवाइस भी देगा। ठीक है, आ जाइए सेक्रेटरीट पे बात करें तो ये हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं बनते, बट फिर भी पढ़ लो। सेक्रेटरीट का जो स्टाफ होता है वो यहाँ पे नेशंस को रिप्रेजेंट करता है, उनकी ड्यूटीज बताता है वर्ल्ड लेवल पे। यहाँ पे जो स्टाफ होता है वो डे टू डे वर्क करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब ऐसा थोड़ी कि नेशन के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आके बैठ के और काम सारा हो गया, काम भी तो करेंगे। उनके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हेल्पिंग स्टाफ है या गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे वो लोग हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पार्ट तो लेंगे ही ना। तो ये जो पार्ट ले रहे हैं, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर इट, तो ये आपको याद रखना है। यहां पर सेक्रेटरी जनरल होता है जो अपॉइंटेड किया जाता है जनरल असेंबली में फॉर 5 years। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा कि यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल है वो जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्टेड होगा और ये 5 साल के लिए होगा। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी होते हैं, यहाँ पे बहुत स्टाफ होता है जो रिप्रेजेंट करता है अलग अलग नेशंस को, और वर्ल्ड के अंदर जो भी उनकी ड्यूटीज़ हैं, वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए, या जो भी वर्ल्ड लेवल पे जाके कोई हेल्प करना है, तो उन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1945। ये सिमिलर सा उसी टाइम पर हुआ जब यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एग्जिस्टेंस आया। इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वाली कि आप इकोनॉमी और सोशल कंडीशन की फील्ड में थोड़ा बेटरमेंट लेकर आ सकें। डिबेट होता है एनवायरमेंटल चेंज के ऊपर, डिस्कशन होगा, सोसाइटी के अंदर बेटरमेंट के ऊपर बात होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होगी जो वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उन सबको आप कैसे बेटर कर सकते हो इसके ऊपर। जो ट्रस्टशिप काउंसिल्स हैं, ट्रस्टशिप नाम से पता चल रहा है, ट्रस्ट होगी, डोनेशन आएगा, उस डोनेशन को यूज करेंगे, तो वही चीज है। ट्रस्टशिप जो काउंसिल्स हैं ये एस्टेब्लिश किया जाता है, सुपरवाइज भी किया जाता है। इनका मेन मकसद होता है कि जो भी डिपेंडेंट टेरिटरीज हैं उनको आप कैसे बेनिफिटेड कर सकते हो, जिनका इंटरनेशनल लेवल पे उतना पहुंच नहीं है, खुद से बिजनेस नहीं कर सकते, नीडेड हैं, तो दे विल हेल्प। इनका मेन मकसद ये भी होता है कि जो भी टेरिटरीज हैं जो सेल्फ, जहाँ पे जो इंडिपेंडेंट हो चाहे नहीं हो, उनको थोड़ा सा हेल्प किया जा सके उनकी नीड के अंदर। इसके अलावा कुछ की एजेंसीज और हैं, जैसे यूनेस्को है, ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर साइंटिफिक भी होगा, एजुकेशनल भी होगा, कल्चरल भी होगा। तो ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर इनका फॉर्मेशन भी कब हुआ है, 1945। इसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं उन सभी का मेन मकसद यही होता है कि जो भी आपकी सोसाइटी के अंदर आपका कल्चर है, आपका जो भी रहन सहन है, परंपराएं हैं, उनको बनाया जा सके। और साथ ही साथ आपने सुना था ना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में नाम दिया, तो वो क्या है, कल्चर है ना, उस कल्चर को बचाने के लिए किया है इन्होंने। तो यहाँ पर इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 1945 में जब ये फाउंड हुआ तो उसके साथ में करीबन लगातार ये जुड़ते गए, और अभी भी अगर कोई एग्जिस्टेंस में आती है नई चीज़ तो इसके साथ में कनेक्ट होती है। इनका बेसिकली यूनाइटेड नेशन के जितने भी ग्रुप के अंदर ये जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर ये प्रमोट करता है कि इसको वर्ल्ड पीस को, सिक्योरिटी को, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। कभी एक ने किसी ने कोई खोज कर ली, दूसरे को सपोर्ट करेगा, वो दूसरे ने कर ली तो तीसरे को करेगा। इससे वो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जो होगा वो सबके पास में पहुंच सकता है। यूनेस्को का जो मिशन है वो यही है कि वर्ल्ड पीस मेंटेन की जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गेन किया जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप कोई भी डेवलपमेंट अचीव करो बट उससे नुकसान नेचर को नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स भी फैसिलिटेट किए जाते हैं जब आपस में मिलकर के लोग काम करते हैं। और देखें आगे क्या लिखा है इसमें,
इट परस्यूज द ऑब्जेक्टिव्स, जो 5 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं कि आप एजुकेशन को अच्छा करेंगे, नेचुरल साइंस को डेवलप करेंगे, सोसाइटी के अंदर बेटरमेंट लेकर आएंगे, कल्चर आप प्रिजर्व करेंगे अपना, साथ ही साथ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन आप कैसे अच्छे से एक्सचेंज कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द की वर्क। ओके, नेक्स्ट पे बात करें तो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, देखिए यहाँ पर WHO का काम है कि वो एस्टेब्लिश करें एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो आगे चल के कभी भी डिस्प्यूट्स हों, बीमारी वगैरह हो, कोई बीमारी वगैरह हो और उसका इलाज अभी तक मुमकिन ना हो, तो ये मिलकर के नेशन टू नेशन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की हेल्प के लिए काम करें, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अभी कोविड के दौरान हमने इसके ऊपर इसको देखा था, काफ़ी इंपॉर्टेंटली हमारे लिए इन्होंने काम किया था। ऐसे ही इसकी शुरुआत अगर देखो तो इसकी शुरुआत आप जानते ही हो कि 7 अप्रैल लिखा हुआ है सामने, 1948। इसके बाद में इसी तारीख को 7 अप्रैल को ही हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। इसको थोड़ा सा आप स्टार मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट, इसका स्पेशलाइजेशन किस में होता है कि भाई जो भी इंटरनेशनल कोई भी पब्लिक हेल्थ इशू आएगा उसके ऊपर इसका वैल्यू रहेगा, स्पेशलाइजेशन रहेगा। ठीक है, WHO का मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के जो भी पॉसिबल है उनका हेल्थ इशू उसको सॉर्ट आउट करें और एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट बनाए जहाँ पे कोई भी बीमार ना हो। मेन तो अच्छा सा काम यही है, और जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे 150 फील्ड ऑफिसेज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड सिचुएटेड है। ऐसा नहीं कि WTO का हमारे से कोई लिंक नहीं होगा, तो हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट बॉडी होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका फोर्स रहेगा। तभी तो ऐसा था कि हमने यहाँ पे जैसे ही वो जो वैक्सीनेशन बनाई, कोविशील्ड बनाया, कोवैक्सीन बनाया, उसका हमें लॉट देना पड़ा उन कंट्रीज़ में, और हमें देना भी चाहिए था वैसे भी, जहाँ पे उनका शायद कहीं पर भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, कहीं भी डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इन्हीं के कारण है। और कहीं दूसरी जगह हुआ, जैसे रशिया में हुआ तो स्पुतनिक था शायद उसका नाम, तो स्पुतनिक को हमारे यहाँ लाया गया था, तो इसी के कारण से। WHO का मैंडेट एडवोकेट करता है यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे, ठीक बात है। रिस्क को कम करने की कोशिश करेंगे, हेल्थ इमरजेंसीज में सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे जैसे कोविड में हुआ, और ह्यूमन हेल्थ को प्रमोट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी हेल्थ कैसे अच्छी हो सकती है उस बात को बताया जाएगा। ये प्रोवाइड क्या करते हैं, तो टेक्निकल असिस्टेंट देते हैं, इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि भाई इन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप ये कंज्यूम कर रहे हो तो गलत हो जाएगा, आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें भी आती है। और ग्लोबल हेल्थ कलेक्ट करती है डेटा, कितना कौन गरीब, कितना कौन अमीर, कितना बीमारी ज़्यादा है, कहाँ पर पोल्यूशन कितना, कहाँ है, क्या है, सब कुछ ये चीज़ें बताती है। उससे वर्ल्ड हेल्थ सर्वे का काम कौन करता है, WHO। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। कोविड के अंदर आपने इनको देखा, और कई सारी ऐसी चीज़ें जिसका पहले इलाज नहीं होता था, उन सब के इलाज के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं अपना पार्टिसिपेशन दिया। यह है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नाम से पता चल रहा है। इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद है कि ये सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड करे, मेजरली लेबर्स के साथ। लेबर्स में ऐसा नहीं है कि पत्थर उठाने वाले लोग ही काम में आएंगे, जो भी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए ये है। और ये क्या करता है, ये 1919 द फाउंडेड इन अक्टूबर 1919 अंडर द लीग ऑफ नेशंस। इसका मेन मकसद क्या है, इट वर्क एक्सटेंडेड टू द एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस थ्रू द सिटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, के ऐसे स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर लें जिसके बिहाफ पे हम ये पता लगा सकें कि किसी के साथ में मिसबिहेव या एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा, चाहे उसके वेजेस को लेकर के हो, चाहे उसको वर्किंग कंडीशंस के बेटरमेंट के लिए हो, चाहे उसकी सिक्योरिटीज़ के लिए हो। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि डेवलप करने की कोशिश करता है, प्रमोट करने की कोशिश करता है जो भी लेजिस्लेचर है इंटरनेशनल लेवल पे उन सभी को। और इसमें से मुझे कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, तो तुम स्किप कर जाना है इसको, क्योंकि ये रख के पढ़ने लग गया ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसको ना। यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर रिफॉर्म हुआ, क्योंकि पहले कई बार ऐसा देखा गया कि इस पे US का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, और ये वही काम करता था जो US चाहता था। और ऐसा हमने पढ़ा भी है हमारे पॉलिटिक्स के अंदर कि US ने कोल्ड वॉर के दौरान या कोल्ड वॉर के बाद में जब इसको एक तरीके से पूरा अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया, जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया और फिर कोई भी बॉडी ऐसी नहीं बची जो US को चैलेंज कर सके, तो फिर कई बार एलिगेशन लगे कि यूनाइटेड नेशन क्या है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं US का इस तरह का इन्फ्लुएंस है कि अपने हिसाब से इसको चलाता है। उसके बाद जब एलिगेशन लगे तो लगने के बाद में इसको थोड़ा सा रिफॉर्म किया गया, इसके बेटरमेंट की बात की गई, यहाँ स्ट्रक्चर बदला गया,
बड़े बड़े डिसीजन लिए गए कि किस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल काम करे, क्योंकि पहले तो सिक्योरिटी काउंसिल वही काम करती थी जो यूएस चाहता था, ठीक है। इससे यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसके नंबर बढ़ा दिया गया। पहले 5 ही अपने हिसाब से काम कर लेते थे, लेकिन उसके बाद में नॉन परमानेंट मेंबर्स की भी सीट बढ़ गई। रिव्यू किया जाने लगा इश्यूज के ऊपर, ठीक है, और जो भी ऑर्गन्स के ज्यूरिसडिक्शंस हैं उनको भी इसमें देखा जाने लगा। जो जस्टिस बनाया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। नाउ इट वाज फ्री कि वो अपनी एडवाइस दे सकता था। कुछ कंट्रीज ऐसी थी, एंड द एक्सपर्ट्स वांट टू ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन अ पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस, अदर वांट्स डेवलपमेंट है ना, बेसिकली जो भी ह्यूमन नेचर है उसके बिहाफ पे ह्यूमनिटी के लिए जो काम करे उसके लिए डिपेंडेंसी रखी। कुछ ने कहा कि भैया हम बात करेंगे पीस के लिए, कुछ ने कहा कि हम बात करेंगे डेवलपमेंट के लिए। सेम ही वही था जैसे यूएसएसआर, कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर। यूएस क्या कर रहा था? यूएस बात कर रहा था डेवलपमेंट की, यूएसए किसकी बात कर रहा है? डेवलपमेंट की। जबकि यूएसएसआर इसके अगेंस्ट में, यूएसएसआर क्या बात कर रहा है? यूएसएसआर बोल रहा है कि हमें क्या चाहिए? पीस चाहिए। यूएसएसआर सोशलिज्म की बात कर रहा है, पीस सोशलिज्म, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही था, सेम किस्सा। इसके अलावा जनवरी 1947 यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी थे अनन, उन्होंने इंक्वायरी करी न्यू परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए, और बेसिकली इन सब चीज़ों को फुलफिल करने की कोशिश की, जैसे अ मेजर इकोनॉमिकल पावर, ए मेजर मिलिट्री पावर, कंट्रीब्यूशन इन यूनाइटेड नेशन बजट, बिग नेशन इन अ टर्म ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ये भी था, कौन सा नेशन कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको कैसे मेजर करते थे? उसके पैसे के हिसाब से पहले। अब मेजर करते हो कि उसके पास में कितनी पॉपुलेशन है और कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो ये सारे भी इसमें इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते थे, डाइवर्सिटीज़ के बारे में बात करते थे, जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली, इन सब चीज़ों के ऊपर बात की जाती थी, और ये एक रिफॉर्मेशन का पार्ट था। वीटो पावर क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं तो वीटो पावर एक ऐसी कंडीशन होती है बेटा जहां पे सारी कंट्रीज अगर एक तरफ हो जाती है तो जो परमानेंट कंट्रीज हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो उनके पास में फिर भी ज़्यादा पावर बचेगा बजाय सारे कंट्रीज अगर अलग हो जाती हैं तो। ऐसे मान के चलें 193 कंट्रीज के पास पावर है, जिसमें से 5 के पास में वीटो पावर है, तो दीज वीटो पावर कंट्रीज विल चेंज द डिसीजन टेकन बाय द होल कंट्रीज। जो भी पूरी कंट्रीज ने मिलकर डिसीजन लिया, दीज 5 कंट्रीज कैन टेक द डिसीजन। एक और चीज, इन 5 कंट्रीज में से भी एक कंट्री भी अगर अलग हो जाती है और 4 भी एक तरफ हो जाती है तो भी उस बात को कंसीडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज दीज 5 कंट्रीज आर सुपर पावर कंट्रीज, जिनके पास सुपर पावर्स हैं, या फिर बोल सकते हो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्रीज हैं। तो दीज पावरफुल कंट्रीज अगर इनमें से एक भी डिनाई कर देता है किसी डिसीजन के लिए तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, इसको आप देख लीजिएगा। तो वीटो पावर में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, शायद मैंने आपको अभी बता दिया। आ जाइए नेक्स्ट। हाँ, यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर्स हैं 2005 के अंदर मिलते हैं और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और कोई नई चीज़ों के ऊपर एक तरीके से अपना फोकस डालते हैं, रिव्यू करते हैं अपनी सिचुएशंस को, जिसमें नेशन बिल्डिंग और पीस बिल्डिंग है जो कि शांत प्रिय वातावरण बनाने का काम करेंगी। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि किसी भी तरीके से जो गवर्नमेंट अगर फेल हो जाती है सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने में, तो फॉर श्योर दे विल हेल्प देम। ह्यूमन राइट काउंसिल बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया 19 जून को 2006 के अंदर। एग्रीमेंट साइन हुआ कि जितने भी डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे उन सबको हम अचीव करेंगे, बट कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फॉर्म में। हम डेमोक्रेसी फंड क्रिएट करेंगे, जहां पर भी जरूरत पड़ेगी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, वी विल डू दैट। और यहाँ पे ट्रस्टशिप ऑर्गेनाइजेशन भी हम सेट करेंगे। ट्रस्टशिप ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? वी विल ट्राई कि हमारे यहाँ पे जितनी भी ऐसे कंट्रीज हैं जिन नेशन जो अफोर्ड नहीं कर सकते द थिंग्स, वी विल गिव देम सपोर्ट। साथ ही साथ इंडिया का यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्मेशन के अंदर क्या पार्टिसिपेशन रहा, तो इंडिया हमेशा से बिलीव करता था कि यूनाइटेड नेशन एक डिजायरेबल थिंग है और वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। यूनाइटेड नेशन ने हमेशा सपोर्ट किया है इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है यूनाइटेड नेशन को, क्योंकि वो चाहता है, जानता भी है कि डेवलपमेंट कर सकते हैं, कॉपरेशन कर सकते हैं, और डेवलपमेंट आप तभी अचीव कर पाओगे जब एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके पास में सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हों। जैसे हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है तो हम क्या करेंगे? हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा रिलेशन अगर कंट्रीज के साथ अच्छा नहीं है तो वी विल नॉट बी एबल टू हैव द पेट्रोलियम। सो यूनाइटेड नेशन इज रेस्पॉन्सिबल
कि हम चाह रहे हैं कि आप हम डेवलपमेंट कर पाएँ। हमारा अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, किसी दूसरे कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो दोज कंट्रीज कैन नॉट बी डेवलप्ड ना। तो ऐसे में कंडीशन है कि यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि काफ़ी जो जो नीडेड हैं, जो जो चीज़ें हैं, उनको कैसे आप मुहैया कराते हैं एक दूसरे कंट्रीज़ को। सो लाइक दिस वी हैव completed the chapter in a 2 parts. Hopefully you have seen already the first part. If you not, then we have given that link in description box. Please go and watch it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे।